जोरदार तालियां बजाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। जरा आवाज में और ताकत चाहिए। भारत माता की। भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और आप सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे प्रभारी और पूर्व में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में एमएलसी श्री महेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी, हमारे शेषराव यादव जी जिला के अध्यक्ष, कविता पाटीदार जी, दीपक सक्सेना जी हमारे पूर्व मंत्री, कमलेश शाह जी हमारे पूर्व विधायक, चौधरी चंद्रभान जी हमारे पूर्व मंत्री, यहां सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं छिंदवाड़ा की धरती पर आया हूं, इस वीर भूमि पर आया हूं, तो निश्चित रूप से जो वीर गाथाएं मैंने इस क्षेत्र की सुनी हैं, उन वीर वीरांगनाओं को सबसे पहले तो मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। फिर चाहे आजादी का असहयोग आंदोलन हो या कोई भारत छोड़ो आंदोलन हो, किसी भी तरीके का आंदोलन हुआ, उसमें छिंदवाड़ा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए आप सबको विशेष नमन, ऐसी वीर धरती को। और मैं जब यहां आया हूं तो रानी दुर्गावती को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और यहां के अस्तित्व को बचा करके रखा है। आज जो आपकी मैं संख्या देख रहा हूं, ये चुनावी सभा है, और जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वह मुझे तो उत्साहित कर ही रही है, लेकिन मुझे इस बात का आश्वासन दे रही है कि आपने छिंदवाड़ा में बदलाव का निर्णय ले लिया है। हमने मध्य प्रदेश के दो रूप देखे। एक रूप वो भी देखा जिसमें इस इलाके के नेता ने नेतृत्व किया। वो कौन सा समय था? वो समय तब था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा करते थे। यह बीमार राज्य था, और बीमार का मतलब बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर यूपी, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। इसमें से एक राज्य उस समय एम के जो था वो मध्य प्रदेश था। आज मुझे खुशी है कि यही बीमारू राज्य 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब यह अग्रगणी राज्य बन गया, तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य बन गया। और इस राज्य को बनने में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
हर दृष्टि से, विकास के दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जब मैं ये बात करता हूं तो देश की भी अगर आप तस्वीर याद करें तो 2014 के पहले की तस्वीर क्या थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। देखो, जब तक आपको अंधेरे का अंदाजा नहीं हो तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आता। जब तक आपने विनाश को ना देखा हो तो विकास समझ में नहीं आता, और जब तक आपने पूर्णमासी की अंधेरी नहीं देखी हो, अमावस्या की अंधेरी नहीं देखी हो, तो पूर्णमासी का महत्व नहीं समझ में आता। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। एक तरफ यह बीमारू राज्य था 20 साल पहले, और 2014 के पहले देश क्या था? आतंकवादियों का अटैक, आए दिन आतंकवादियों का अटैक होता था, हर दिन घोटाले हुआ करते थे, और नीतियां एयर कंडीशन कमरों में बना करती थी जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं था। विकास के नाम पर सब कुछ रुक चुका था। किसान आत्महत्या करते थे। आज जिसे आप भूल गए वो किसान आत्महत्या करता था, और युवा बेचारा लाचार हालत में हमने देखा है। यह परिस्थिति हमने देखी है, और हमने 10 साल मोदी जी का भी देखा। ये 10 साल विकास का साल रहा। ये 10 साल सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का देखा। ये 10 साल हमने किसानों को ताकत होते हुए देखा। ये 10 साल हमने महिलाओं का सशक्तिकरण देखा। ये 10 साल हमने गांवों को आगे बढ़ते देखा। ये 10 साल में हमने भारत को अग्रगणी देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ दुनिया में देखा। यह भी हम लोगों ने देखा। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का तौर तरीका, ये सब बदल डाला। 10 साल पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी धर्म के आधार पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी इलाकावाद पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी अगड़ा है कि पिछड़ा है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 67 साल 70 साल किया। लेकिन मोदी जी ने राजनीति के ढर्रा बदल दिया, संस्कृति बदल दी, परिभाषा बदल दी, तौर तरीका बदल दिया। अब राजनीति हो रही है तो वो विकासवाद की राजनीति हो रही है, और विकास के साथ आज किसान भी विकास चाहता है। आज युवा को भी उसकी आकांक्षाओं को पंख लगे हैं। आज विकास के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, देश की बदलती तस्वीर में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए अब न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, और न ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर, न ही तुष्टीकरण की राजनीति पर, अब अगर राजनीति हो रही है तो विकासवाद की राजनीति हो रही है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है, और दायित्व को निभाने की राजनीति हो रही है। इस तरीके से राजनीति में बदलाव आया है। आपने देखा होगा हमारे विपक्षी दल बहुत बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, हताशा में है, निराशा में, नए नए तरीके से समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सारे इंडी गठबंधन के लोग मिलकर के उन्होंने आवाज उठाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, हम भी साथ हैं, लेकिन उनके जातिगत जनगणना का मकसद और मंसूबा जातियों में बांटने का था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ज्ञान को लेकर आगे चलते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा,
ए फॉर अन्नदाता हमारा किसान और एन फॉर नारी शक्ति, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनका विकास अगर होगा तो देश का विकास हो जाएगा और देश को हम आगे ले जाएंगे। और इसीलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिलाएं, इनका सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक विरासत को भी ताकत दी। मोदी जी ने सांस्कृतिक विरासत को भी ध्यान में रखा। हम 1998 से हम चर्चा कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोगों ने पालमपुर का प्रस्ताव स्थापित किया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। और हमारे विरोधी हमको चिढ़ाया करते थे, रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और हमारे 140 करोड़ देशवासियों का प्यार, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। ये भी हमने देखा। यहां बैठे लोग और इनसे पहले 4-4 पीढ़ियां खप गई, हम एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 को समाप्त करो, ये नारा लगता था भारत के जनसंघ में, ये नारा लगता था 51 में, 52 में। 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। आखिर वो समय आया 2019 को 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, इसको हम लोगों ने स्थापित किया। यह भी हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से 40 साल से हमारा फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज उठा रहा था। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रहा था। सरकारें आई गई, कई कमलनाथ सरकारों में आए और गए, 1 रैंक 1 पेंशन की बात तक नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और दूसरे साल में ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया और भारत के फौजियों को यह ताकत दी गई। यह भी हम लोगों ने देखा है। मित्रों, आज हम जब बंटी साहू के लिए वोट मांगने आए हैं, तो ये बंटी साहू का वोट और बंटी साहू को एमपी बनाना, ये अकेला बंटी साहू को सांसद बनाना नहीं है, ये देश को मजबूती प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त करना है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं आपसे ये कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत कभी अमेरिका का मुंह देखता था, कभी रशिया का मुंह देखता था। 2014 के पहले भारत अमेरिका के पास जाता था तो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराता था। आज का भारत, 2014 के बाद का मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब किसी के आगे न गिड़गिड़ाता है, न पिछलग्गू है, अब अग्रगणी है और अपनी ताकत पर खड़ा होकर के देश को आगे ले जा रहे हैं मोदी जी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम 2019 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की। और हमने ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर अब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और बंटी साहू को आप भेजेंगे 19 तारीख को, 4 जून को प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे
और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए हम काम करेंगे। अभी मैं बंटी भैया को कहूंगा कि बैठो, आगे खड़े होने का बहुत समय है। पूरे 5 साल आपने खड़े होकर के सेवा ही करनी है। मित्रों, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक का हमारा निर्यात एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। अगर मैं बात करूं दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल्स की, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नहीं सिर्फ दवाई भारत के लिए बनाता है, बल्कि दुनिया के लिए भारत डिस्पेंसरी बन गया है। और 138% एक्सपोर्ट अब भारत की दवाई हो रही है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवाई भारत बनाने लगा। आज पेट्रोकेमिकल्स में भारत की एक्सपोर्ट 108% बढ़ गया। आज आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, मैं बार बार सुनाता हूं, 10 साल पहले आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे। चाइना से दीपावली में जो गणेश जी आप खरीदते थे ना, वो चाइना में बन के आता था। आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे, आपके खिलौने भी चाइना से आते थे। आज भारत का एक्सपोर्ट खिलौनों में 2.5 गुना बढ़ गया है। अब दुनिया को हम खिलौने दे रहे हैं। आपने जापान की गाड़ियों की बात सुनी होगी, जापानीज टोयोटा, डैटसन। आज आपको खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और अब तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। हमारे आगे अब सिर्फ अमेरिका और चाइना रह गए। इसलिए विकास की एक नई कहानी, हर दृष्टि से विकास। स्टील में हम 4थे नंबर पर थे, आज हम 2रे नंबर पर पहुंच गए हैं और उसी तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब मध्य प्रदेश में आया हूं तो मैं रेल की चर्चा न करूं तो शायद मैं अन्याय करूंगा। आज आपको खुशी होगी कि 100% आपके मध्य प्रदेश में ट्रेनें और रेल का जो लोकोमोटिव था, अब वो सारे का सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। और इसके साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि रेल का बजट 24 गुना बढ़ा दिया गया है। 24 गुना बढ़ा दिया गया। वंदे भारत ट्रेन भोपाल, इंदौर इस तरीके से चल रही हैं। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। ग्वालियर का एयरपोर्ट, जबलपुर का एयरपोर्ट, कहीं 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, कहीं 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से देवास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात चल रही है, ग्रीनफील्ड की। और इसी तरीके से 7 नए शहर मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी में जोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। यहां एजुकेशन के दृष्टि से भी काफी काम हुआ है। और उसी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल्स और इंजीनियरिंग, इसको भी ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, इसको तो मध्य प्रदेश भूल नहीं सकता। ये नारियों को ताकत देने का काम हुआ है। मैं यहां आपसे इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा कि जो विधेयक 30 साल से पारित नहीं हुआ, 30 साल से हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा था, वह मोदी जी ने पिछले लोकसभा में 3 दिन में पारित करके नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर दिया। और जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, अगला चुनाव होगा, तो 33% महिलाएं भी लोकसभा में सांसद के रूप में जाएंगी। और जब 2028 में मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। ये एसपी लीडर आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए। ये हमारे टीएमसी के साथ साथ ये डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है?
ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सारे नेता, बोलिए ऐसे गठबंधन को आगे बढ़ने देना है क्या? आगे बढ़ने देना है क्या? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला की परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश और डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, शरद पवार और सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है कि नहीं? बताइए, परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये सब परिवार, बाकी सबकी छुट्टी, फुल स्टॉप, बाकी सब ताली बजाओ, छुट्टी। आप बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी परिवार की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? मित्रों, एक तरफ गरीब का घर से आने वाला बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है, यह प्रजातंत्र कमल के निशान में और भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ साधारण परिवार से निकला हुआ, जिसके पिता कभी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानते थे, वो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनता है, यह स्थिति आकर के खड़ी होती है। आज हमारे कैलाश विजयवर्गीय एक साधारण परिवार से आकर के वो मंत्री बनते हैं। यहां जितने भी आपको प्रथम पंक्ति में बैठे मिल रहे हैं, इनके कोई भी दादा परदादा, कोई भी परिवार पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था। ये सब आपकी ताकत, आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपके प्यार के कारण यहां पहुंचे हैं। बोलो, ऐसी परिवार की पार्टियों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? और छिंदवाड़ा में भी बैठाना है कि नहीं बैठाना है? छिंदवाड़ा में बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बंटी साहू को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मित्रों, आपसे मैं यही निवेदन करने आया हूं, बदल गया है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी आए और आभार व्यक्त करें।